हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर विजय श्रीवास्तव अपने यूट्यूब चैनल मिस्कन 30 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। सॉल्यूशन के आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे राउल्ट्स लॉ। इसके पहले हमने हेनरी लॉ के बारे में बताया था और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं राउल्ट्स लॉ। तो राउल्ट्स लॉ के लिए हम बताएं कि जो सॉल्यूशन हम कंसीडर करने जा रहे हैं वो वोलेटाइल लिक्विड्स का है, यानी एक से अधिक लिक्विड आपस में मिक्स हैं, सॉल्यूशन बना हुआ है और जितने भी लिक्विड आपस में मिक्स हैं वो सभी वोलेटाइल हैं। तो ये कन्वीनियंस के लिए हम कह रहे हैं, सुविधा के लिए हम आगे चल के कंसीडर करेंगे कि केवल बाइनरी सॉल्यूशन, यानी जिसमें दो ही वोलेटाइल कंपोनेंट होंगे। तो राउल्ट ने ऐसे सॉल्यूशंस पर एक्सपेरिमेंट किए और एक्सपेरिमेंट करके देखा कि जो वोलेटाइल कंपोनेंट्स हैं सॉल्यूशन में, उनका जो वेपर प्रेशर होता है, जिसे पार्शियल वेपर प्रेशर कहते हैं, वो सॉल्यूशन में उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब वोलेटाइल कंपोनेंट्स जो हैं, लिक्विड्स हैं, उनका सॉल्यूशन है, क्लोज्ड वेसल में आपने रख दिया तो हर लिक्विड वेपर स्टेट में जाएगा। तो जो भी लिक्विड्स वेपर स्टेट में जाएंगे उनके वेपर्स लिक्विड के सरफेस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में जो भी प्रेशर वो अप्लाई करेंगे वो उनका इंडिविजुअल वेपर प्रेशर होगा। चूँकि एक से अधिक लिक्विड हैं और वो सभी वेपर स्टेट में जा रहे हैं, तो सबका इंडिविजुअल जो प्रेशर वहाँ अप्लाई होगा इक्विलिब्रियम में, वो उनका पार्शियल वेपर प्रेशर कहलाएगा। तो हम राउल्ट्स लॉ के माध्यम से ये जानेंगे कि वोलेटाइल लिक्विड्स के सॉल्यूशन में हर लिक्विड कंपोनेंट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वह सॉल्यूशन में उसके मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करता है और ये रिलेशन जो होता है वो क्वांटिटेटिव होता है, परिमाणात्मक होता है। तो इस स्टेटमेंट हम आपको बता रहे हैं राउल्ट्स लॉ के लिए कि राउल्ट्स लॉ है क्या। For a solution of volatile liquids, the partial vapor pressure of each volatile component is directly proportional to its mole fraction in solution। ये स्टेटमेंट है राउल्ट का। राउल्ट यानी हम कह सकते हैं, नाम है FM राउल्ट। 1886 में ये लॉ फॉर्मुलेट किया गया था। तो बताया, जो लॉ हो क्या बता रहा है कि वोलेटाइल लिक्विड्स का जो सॉल्यूशन है उसमें हर कंपोनेंट, यानी हर लिक्विड का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वो उस लिक्विड के सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो राउल्ट्स लॉ के अनुसार हम कंसीडर कर रहे हैं एक बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन। कह रहे हैं इन केस ऑफ ए बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन, यहाँ ये ध्यान रखना है कि दोनों कंपोनेंट्स वोलेटाइल हैं। there are
two components वन एंड टू। तो वोलेटाइल बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन है और जो कंपोनेंट्स हैं उनका रिप्रेजेंटेशन है या उनका नोटेशन हम दे रहे हैं 1 एंड 2 से। तो अब राउट्स लॉ अप्लाई करें। अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ, तो राउट्स लॉ के अनुसार फॉर कंपोनेंट 1, तो कंपोनेंट 1 के लिए अगर देखें तो क्या होगा, इसके लिए P1 प्रोपोर्शनल हो जाएगा, पार्शियल वेपर प्रेशर है कंपोनेंट 1 का, ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा chi1 के, या कह सकते हैं कि P1 इक्वल्स टू P10 chi1। ये इक्वेशन हो गया। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बता देंगे वेयर P10 इक्वल्स टू वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 इन प्योर स्टेट। यानी जो कंपोनेंट 1 है वो अकेले लिया जाए उस वेसल में, और जिस टेम्परेचर पर हम ये ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं उसी टेम्परेचर पर उसको अकेले रखा जाए, तो उसका जो प्रेशर होगा वो कहलाएगा वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 इन प्योर स्टेट। तो ये P10 से रिप्रेजेंट हो गया। अब इसी तरह से हम कंपोनेंट 2 की बात करेंगे कि कंपोनेंट 2 में क्या होगा। तो हम लोगों ने कंपोनेंट 1 के लिए देखा, ये लॉ जो हमने मेंशन किया इसको हटा करके कंपोनेंट 2 के बारे में हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे। तो कह सकते हैं इसी तरह से फॉर कंपोनेंट 2, मैंने कंपोनेंट 2 के लिए तो बिल्कुल उसी तरह से हो जाएगा P2 इक्वल्स टू P20 chi2, ये इक्वेशन 2 हो गया। तो बता दिया वेयर P20 इक्वल्स टू वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 2 इन प्योर स्टेट। तो बताया कि दोनों लिक्विड्स वोलेटाइल हैं। कंपोनेंट 1 के लिए राउट्स लॉ के अनुसार जो उसका पार्शियल प्रेशर होगा वो उसके सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होगा, और ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हो गया P10 उस पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए। उसी तरह से कंपोनेंट 2 के लिए जो आएगा वो P2 इक्वल्स टू P20 chi2। तो P20 क्या हो गया, वेपर प्रेशर हो गया कंपोनेंट 2 का। यहाँ ध्यान रखेंगे ना कि chi1 और chi2 जो होते हैं वो कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2 के सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शंस हैं। अब चूँकि ये सॉल्यूशन जो है वो क्लोज्ड वेसल में है, जब क्लोज्ड वेसल में है तो इक्विलिब्रियम स्टेट में दोनों के वेपर्स होंगे, तो टोटल प्रेशर जो लिक्विड के ऊपर पड़ेगा वो टोटल प्रेशर कितना होगा उसके लिए हम डाल्टन्स लॉ अप्लाई करते हैं। तो इसको हम हटा रहे हैं यहाँ से। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ
ऑफ पार्शियल प्रेशर्स तो P टोटल मैंने टोटल प्रेशर जो आएगा उस सिस्टम में वो इक्वल हो जाएगा P1 प्लस P2 के। तो ये इक्वेशन 3 हो गया। इक्वेशन 3 में हम इक्वेशन 1 और 2 से P1 और P2 के वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज ऑफ P1 एंड P2। तो आपको पता है कि दोनों इक्वेशन 1 और 2 से सब्स्टिट्यूट कर दें तो P टोटल हो गया P10 chi1 प्लस P20 chi2। अब हमको पता है कि किसी भी सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके मोल फ्रैक्शन का सम जो होता है वो 1 होता है। यानी इस केस में हम कह सकते हैं कि chi1 प्लस chi2 इक्वल्स टू 1 है। तो अगर ज़रूरत पड़े तो हम chi1 की जगह पर 1 माइनस chi2 लिख सकते हैं। ये वैल्यू अगर यहाँ हम सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये हो जाएगा P10 1 माइनस chi2 प्लस P20 chi2। अब ये हो गया P10 माइनस P10 chi2 प्लस P20 chi2 और ये P10 रह गया माइनस ये हो गया P10 माइनस P20 और ये हो गया chi2। तो R करके यहाँ लिख सकते हैं P टोटल इक्वल्स टू। तो ये डाल्टन्स लॉ अप्लाई कर देंगे तो सिस्टम में जो टोटल वेपर प्रेशर होगा वो इतना हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया। तो इस तरह से हमने बताया आपको कि राउल्ट्स लॉ जो होता है वो वोलेटाइल लिक्विड्स के सॉल्यूशन में कैसे अप्लाई होता है और क्या है लॉ। तो ये हम लोगों ने देख लिया। अगर इस बेसिस पर हम ग्राफ प्लाट करें तो जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा। आइडियल सॉल्यूशन के लिए हम ग्राफ प्लाट कर रहे हैं जो वेपर प्रेशर है और जो मोल फ्रैक्शन है। तो यहाँ मेंशन कर दे रहे हैं फॉर आइडियल सॉल्यूशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये जो ग्राफ प्लाट करेंगे वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर होगा, किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर प्लाट करेंगे। लॉ भी ध्यान रखना है कि जो वेपर प्रेशर लेते हैं एक्सपेरिमेंट की कंडीशन में, जिस टेम्परेचर पर हम स्टार्ट करेंगे कंपोनेंट 1 के लिए सेम टेम्परेचर कंपोनेंट 2 के लिए भी कंसीडर करेंगे और पूरे सिस्टम का टेम्परेचर भी वही। यानी एक्सपेरिमेंट में या लॉ के एक्सप्रेशन में टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ देखें। यहाँ एक पॉइंट हमने मार्क किया P10, यहाँ पॉइंट मार्क कर रहे हैं P20 और यहाँ पर chi1 इक्वल्स टू 1 है। यहाँ chi का रिप्रेजेंटेशन है और यहाँ chi1 इक्वल्स टू 0 है। यहाँ chi2 इक्वल्स टू 0 और यहाँ पर chi2 इक्वल्स टू 1 हो गया। तो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आएगा
ये P1 के लिए है और ये P2 के लिए है, और एक ये जो लाइन आएगी ये P टोटल के लिए। तो ये ग्राफ हमने प्लाट किया, अब आपको बताएं। इसमें ये वेरिएशन है मोल फ्रैक्शन का, और इधर जो वेपर प्रेशर है। जो आइडियल सॉल्यूशन है बाइनरी लिक्विड्स का, उसमें किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर यह ग्राफ प्लाट किया गया है, और ग्राफ में दिखलाया गया है कि P10 जो है वो प्योर कंपोनेंट 1 का वेपर प्रेशर है, और P20 जो था प्योर कंपोनेंट 2 का वेपर प्रेशर, यानी जब केवल एक ही कंपोनेंट होगा, और बाकी जो वेपर प्रेशर्स हैं उनमें दोनों मौजूद हैं। तो इंडिविजुअल प्रेशर जो होता है, देखिए जब मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट 1 का 1 है और 2 का 0 है, तो उस कंडीशन में जो वेपर प्रेशर है वो सबसे ज़्यादा है कंपोनेंट 1 के लिए, और जैसे जैसे इस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन डिक्रीज़ करता है, इसका वेपर प्रेशर भी डिक्रीज़ करता है। यानी कि जो वेपर प्रेशर होता है वो लीनियरली वेरी करता है कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन से, ये दिखाया जा रहा है। मतलब पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। उसी तरह से कंपोनेंट 2 का दिखा रहे हैं, कंपोनेंट 2 है ही नहीं, इसलिए इसका वेपर प्रेशर भी नहीं है। जैसे जैसे कंपोनेंट 2 का मोल फ्रैक्शन ये इंक्रीज़ कर रहा है, इसका वेपर प्रेशर भी इंक्रीज़ कर रहा है। यानी लीनियर इंक्रीज़ है या लीनियर डिक्रीज़ है वेपर प्रेशर में मोल फ्रैक्शन के साथ। और जो टोटल वेपर प्रेशर है, ये टोटल वेपर प्रेशर जो होता है वो किसी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के साथ इंक्रीज़ करता है या कंडीशंस के हिसाब से डिक्रीज़ भी कर सकता है, जैसा सॉल्यूशन का नेचर होगा उसके हिसाब से। तो ये बताया कि ये कंक्लूजन्स हैं जो हमने ड्रा किया, और किसी भी मोल फ्रैक्शन पर हमें चाहें तो जैसे यहाँ पर कंपोजिशन फाइंड आउट कर सकते हैं वेपर स्टेट में कि यहाँ कितना मोल फ्रैक्शन है कंपोनेंट 1 का, कितना मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट 2 का, और जो टोटल वेपर प्रेशर होगा इसके करस्पॉन्डिंग कितना होगा, उसमें P1 कितना होगा और P2 कितना होगा, ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने आपको बताया कि राउट्स लॉ क्या है, और राउट्स लॉ की बेसिस पर हम किसी बाइनरी सॉल्यूशन के लिए एक्सप्रेशंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये बता दिया। अब आपको एक चीज़ और बताएं यहाँ पर कि राउट्स लॉ और हेनरीज लॉ का एक कोरिलेशन। कहते हैं कि राउट्स लॉ हेनरी लॉ का एक स्पेशल केस है, वो थोड़ा सा हम समझेंगे इसके बाद में। तो मेरे ख्याल से उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब हम कंसीडर करेंगे कि राउट्स लॉ इज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। देखिए चीज़ें बहुत इजी हैं, बिल्कुल फंडामेंटल है और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हम मेंशन कर दे रहे हैं, राउट्स लॉ ए स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। तो हमने एक बाइनरी सॉल्यूशन लिया, और बाइनरी सॉल्यूशन में राउट्स लॉ अप्लाई कर रहे हैं। तो वोलेटाइल कंपोनेंट का यहाँ पर बता रहे हैं अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ, राउल्ट के नियम के अनुसार जो बाइनरी सॉल्यूशन ले रहे हैं इसमें वोलेटाइल कंपोनेंट 1 का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा P1 इक्वल्स हो जाएगा P10 chi1 के, ये हो जाएगा। तो कंपोनेंट 1 के लिए हमने बताया जो वोलेटाइल है उसके लिए दोनों वोलेटाइल हैं,
तभी कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी एक कंपोनेंट के लिए कंसीडर करेंगे तो राउट्स लॉ का एक्सप्रेशन इस तरह से होगा। अब मान लिया कि एक बाइनरी सोल्यूशन दूसरा हमारे पास है और वो सोल्यूशन जो है वो गैस लिक्विड सोल्यूशन है। गैस लिक्विड सोल्यूशन में जो गैस होगी जनरली हमेशा वेपर फेज में रहेगी, तो वोलेटाइल कंपोनेंट इसका क्या होगा, वो गैस हो गया। और जो वोलेटाइल कंपोनेंट गैस है तो हमने पढ़ा है हेनरी लॉ के अनुसार कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन सोल्यूशन। अगर कोई गैस किसी लिक्विड में डिज़ाल्व होती है तो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वेपर स्टेट में, वाष्प की अवस्था में, उसका जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वो उस गैस के सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी यहाँ अप्लाई कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ। हेनरी लॉ अप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो गया, इसमें हो गया P इक्वल्स टू KH इंटू काई। ये दो इक्वेशंस आए, ये राउट्स लॉ से हो गया और ये हेनरीज लॉ से हो गया। अब मान लेते हैं कि वोलेटाइल कंपोनेंट्स का नेचर अगर दोनों में एक जैसा अगर हो तो उस कंडीशन में सिमिलैरिटी क्या है, इसमें ये भी पार्शियल प्रेशर है वोलेटाइल कंपोनेंट का, ये भी पार्शियल प्रेशर है वोलेटाइल कंपोनेंट का। तो अगर मोल फ्रैक्शन सेम हो जाए और पार्शियल प्रेशर भी सेम हो जाए दोनों सॉल्यूशंस के, तो उस कंडीशन में जो KH होगा ये इक्वल हो जाएगा P1 0 के। तो कह रहे हैं कि अगर KH की वैल्यू P1 0 के इक्वल हो जाए तो उस कंडीशन में जो राउट्स लॉ होगा वो हेनरी लॉ में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि ऐसी कंडीशन में राउट्स लॉ हेनरी लॉ का एक स्पेशल केस होगा। तो यही आपको समझाना था कि राउट्स लॉ इज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। तो उम्मीद करते हैं कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। जो फंडामेंटल्स हैं बहुत ही सिंपल हैं, कहीं कॉम्प्लिकेशन नहीं है, और आप इसी तरह से चीज़ों को समझते रहिए, वीडियोस देखते रहिए। चैनल को अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अपने कमेंट्स के माध्यम से प्रॉब्लम्स पूछिए या जो वीडियो है उसके रिगार्डिंग अपना कंपोनेंट कमेंट बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।